अब जो विष्णु था वो समय की हेल्प करने के लिए तैयार था, नो मैटर व्हाट, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो वो फेस करने को तैयार था। लेकिन वो एक सही इंसान को ऐसे पागल खाने में पड़े हुए नहीं देख सकता था। उसने ठान ली थी और उसके मन में एक बात थी कि भाई काला जादू तभी असर करेगा जब यहां पर आकर के वो लड़की मेरे घर परिवार वालों को कुछ खिलाएगी। उसको थोड़ा बहुत अंदाजा था इस चीज का, और ये चीज सोचनी गलत भी नहीं थी। लेकिन कोई इंसान कितना शातिर हो सकता है इसका अंदाजा इस दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये आप कभी नहीं सोच सकते। उसकी अपनी तरफ से बात सोचनी सही थी, लेकिन 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 रिधिमा ये बहुत चालाक लड़की थी। उसने सोचा ठीक है, एक दो दिन मैं इधर प्लान करता हूं और सोचता हूं कि किस तरीके से रिधिमा को फ्रेम किया जाए। जिस लड़की को वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिसकी कोई सूरत नहीं, जिसका कोई एड्रेस नहीं, उसको फ्रेम करने चला था वो। और वो ये भी जानता था कि समय के पेरेंट्स उसके इन्फ्लुएंस में है, वो उस लड़की के बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनेंगे। पक्का उस लड़की ने कुछ ऐसा किया है उन लोगों के साथ में, या फिर इस तरीके से उनको यहां पे स्क्रीन पे उतार लिया कि भाई वो बस उसके गुलाम मात्र हैं, ये आप समझ लीजिए। वो यही सब सोच रहा था और सोच करके वो वापस घर पे आ गया। घर में सब कुछ ठीक था, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ, उसकी बहन और उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। तो बात सच थी कि रिधिमा को वो लोग नहीं जानते थे। उसने ये तक भी पूछ लिया, अपनी वाइफ से पूछा, तुम्हारी कोई दोस्त है क्या रिधिमा करके? अगर है तो मुझे बताओ। उसने कहा नहीं। अपनी बहन से पूछा कि तू कॉलेज जाती है तो कोई रिधिमा नाम की लड़की पढ़ती है तेरे साथ में? अगर ना पढ़ती हो तो किसी की कोई बड़ी बहन हो, या फिर तुझे मालूम हो किसी की वाइफ वगैरह, कुछ ऐसा जानती है तू? उसने कहा दूर दूर तक मैं किसी रिधिमा को नहीं जानती। माँ ने भी यही बात बोली। तो क्रॉस चेकिंग तो हो गई थी कि रिधिमा का अता पता किसी को नहीं। अब वो बिल्कुल श्योर था कि मैं बिल्कुल राइट स्पॉट पे हिट करने वाला हूं और मैं इधर समय को बचा के ही रहूंगा। तो अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो स्क्रीन पे आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, कहीं पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उस पर क्लिक कीजिए लिंक पे, आप फर्स्ट पार्ट पर पहुंच जाएंगे। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट देख रखा है तो मैं इस वाले पार्ट को कंटिन्यू करता हूं। अगले दिन वो समय से मिलने गया और समय को उसने कहा, तुम्हारा समय अब बहुत जल्दी सही होने वाला है। यकीन मानो, ये लोग तुम्हें पागल करना चाहते होंगे, हॉस्पिटल वाले, वो लड़की करना चाहती होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जाऊंगा और उस लड़की की सच्चाई सबके सामने खोलूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना हो। उसने यहां पर उसको आश्वासन दिया और इधर बात करके चला गया। जब वो जा रहा था, वो रोड क्रॉस कर रहा था, अचानक से एक गाड़ी आई और उसको ठोक के चली गई। उसका पैर यहां पे टूट गया। अब रोड वो बिजी थी, ये भी उसे पता था। रोड पे गाड़ी जो थी जिस वक्त पे आ रही थी और जिस वक्त पे वो क्रॉस कर रहा था, उसे ये भी पता था कि उसकी गलती थी। तो यहां पे दूर दूर तक कोई भी ऊपरी चक्कर तो था नहीं। उसने सोचा कि गलती मेरी ही थी। एक बार को ख्याल तो आया मन में कि उस लड़की ने कहा था मुझे कि पहले तो मैं तेरी बीवी को मारूंगी, फिर तेरी बहन को, फिर तेरी मां को और फिर तुझे। तो उसे लगा कहीं ये एक छोटा सा इंडिकेशन तो नहीं कि तुम इस काम को ना करो। अब अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपने एक स्टोरी देखी होगी, एक काले जादू की मैंने स्टोरी शेयर की थी, कुछ 5-7 दिन पुरानी बात है वो, जिसके अंदर एक 30 साल का काला जादू था, जिसमें एक लड़का था, उसने दिनेश की फैमिली को यहाँ पे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया था। अब काले जादू की एक बात होती है कि अगर कोई इंसान इसके अंदर बहुत अच्छे से निपुण हो ना, जो इसको बहुत अच्छे से जानता हो, वो टेलीपैथी से कम्युनिकेट इजीली कर लेगा। उस वाली स्टोरी में ऐसा होता था, वो टेलीपैथी से ही कम्युनिकेट करता था वो लड़का। लेकिन यहां पे मामला अलग था। यहां पर वो लड़की टेलीपैथी से कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इतनी शातिर नहीं थी। इसके लिए आपको बहुत स्किल्स चाहिए और आपको काफी ज्यादा अपना टाइम सिर्फ इसी में स्पेंड करना होता है। उसको नहीं आता था। विष्णु को मालूम था कि टेलीपैथी भी एक जरिया है, लेकिन उससे उसने कम्युनिकेट नहीं किया।
एक चीज उसको खाई जा रही थी। जब आज वो समय से मिलके आया था, तब समय को जब उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो समय ने एक इविल स्माइल उसे पास करी थी। अब कहीं ये इविल स्माइल ही तो रीजन नहीं है उसके एक्सीडेंट का। ऐसे सवाल तो उसके मन में चल रहे थे, लेकिन एक जवाब पे आकर वो रुक जाता। नहीं, काम वो काला जादू तब ही करेगा जब मैं कुछ खाऊंगा, और मैं खुद तो कुछ खाऊंगा नहीं, इतना तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, और ना ही मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को खाने दूंगा। ये जो उसका सोचना था, सोचना ठीक था, लेकिन आप देखिए कि वक्त इंसान को कैसे बदल देता है। जरा आप देखिएगा स्टोरी में आगे। एक्सीडेंट उसका हो गया, वाइफ थोड़ी परेशान, घर वाले भी कि भाई हुआ कैसे, तो उसने कहा कि भाई मेरी ही गलती थी। अब रोड पर आंखें होते हुए भी ना देख करके चलूं तो गलती तो मेरी ही है। उसकी वाइफ ने कहा ठीक है, आप अपनी जो है इधर ना थोड़ी सी केयर किया कीजिए, और मैं जानती हूँ आपकी शॉप के सामने ही वो पागल खाना है, तो थोड़ा देख करके। उसने कहा हाँ। उसने कुछ नहीं बताया था अपनी वाइफ को। उसके पास समय के घर वालों का एड्रेस था, तो वो वहां गया, और वहां जाकर के उसने समय के फादर से कहा देखिए सर, आपका इकलौता लड़का है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं वो लड़का पागल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने कहा कौन हो तुम, और मेरे लड़के की वकालत करने वाले तुम होते कौन हो? लड़का मेरा, प्रॉब्लम हमारे घर की, तुम बाहर के हो, तुम्हारा मतलब क्या है? उन्होंने कहा सर, मतलब सिर्फ इंसानियत का है। मैं जानता हूं उस लड़के पे काला जादू हो रखा है। उन्होंने कहा अच्छा, उस लड़के पे काला जादू हो रखा है, ठीक है, ये भी बताना जरा कि काला जादू किसने किया है? रिधिमा ने। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली कि काला जादू रिधिमा ने किया है, विष्णु की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो तर्क क्या दे, क्योंकि वो इंसान ऐसे बात कर रहा था जैसे वो इन सब बातों को सुनने के मूड में है ही नहीं। उसने लाखों बार ये बातें सुनी है। उसने कहा यही बोलने आए होगे ना, और ये तुम्हें उसने बताया होगा समय ने कि मेरे पे काला जादू हुआ है, मेरे पे वो हुआ है, और तुम ही इसलिए आए हो उसकी वकालत करने। एक काम करो, तुम मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूं, और फिर देख करके तुम मुझे बताओ कि ये काला जादू है या पागलपन। वो अंदर गया। अंदर जाकर के समय के फादर ने अपनी वाइफ का हाथ दिखाया। क्या ये मां है उसकी? कोई लड़का अपनी मां को काटेगा और इतनी बुरी तरह से काट सकता है कि उसके हाथ का मांस उखाड़ दे? ये देखो, हाथ दिखाया उन्होंने, उधर निशान था। इसका हाथ पूरा चबा गया है। ठीक रात के 11:55 पर जब इसकी मां सोने जा रही थी, ये लड़का आया, बिना किसी बात के अपनी मां के हाथ को चबा गया। और कोई यहां पर दहाड़ नहीं रहा था, कोई ऐसी हरकतें वो नहीं कर रहा था जिससे हम ये कह सके कि इसके ऊपर पोसेशन हो रखा है। नहीं, बिना किसी बात के। और सबूत दिखाऊं तुम्हें? उसके बाद में वो और आगे लेकर के गए तो दिखाया कि समय की जो फोटोज थी बचपन की, वो सारी उसने तोड़ रखी थी। इसी के साथ साथ विष्णु ने एक बहुत अजीब चीज नोटिस करी कि जो उसके फादर थे, समय के फादर, वो लंगड़ा के चल रहे थे। तो उसने कहा सर, आपकी बातें वाजिब हैं, लेकिन आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं? उसने कहा मेरे पैर पे कैंची मारी है मेरे लड़के ने, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। ये लड़का अचानक पागलों जैसी हरकतें करने लगा, और उसके बाद में हमें मजबूरन इसे मेंटल हॉस्पिटल डालना पड़ा। और ये मत कह देना कि हमने इसे किसी मंदिरों में नहीं दिखाया। दिखाया है, मंदिरों में क्या, मौलवियों को भी दिखाया, हर जगह दिखा दिया। ये लड़का ठीक नहीं हो सकता, हमारा लड़का है, हम जानते हैं। तो उसने कहा अंकल, मुझे उसने कहा था कि जिन मंदिरों में आपने दिखाया है, जिन पंडितों से बात करी है, वो पंडितों को भी रिधिमा ने खरीद रखा था। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी उन दोनों के बीच में। उसने कहा अच्छा, वो हमारा फैमिली पंडित जो हमें इसके पैदा होने से पहले से जानता है, वो उस लड़की के बहकावे में आएगा, उस लड़की के जो देवी है, साक्षात देवी। सारी बातें वैसे ही हो रही थी।
जैसा समय ने कहा था कि वो कंप्लीट इन्फ्लुएंस में है। लेकिन एक बात समझनी बहुत मुश्किल थी कि सचमुच ये पागलपना ही है या उसके ऊपर कोई काला जादू। इसको कंफर्म करने के लिए विष्णु ने पूछा, अंकल आप कितने टाइम से अपने लड़के से मिलने नहीं आए? उन्होंने कहा, बहुत वक्त हो गया, कुछ 30-35 दिन तो उसको वहीं रहते हुए हो गए, उसी दौरान हम लोग मिलने नहीं आए। उसने कहा, अंकल वो पागलपने की हरकतें करता जरूर है, लेकिन बीच बीच में वो नॉर्मल भी होता है। इधर उसके फादर ने कहा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब वो घर में था वो नॉर्मल होता ही नहीं था। अब इधर वो उसके फादर को गलत नहीं कह सकता था, क्योंकि सारे सिम्टम पागलपने के ही थे। उन्होंने फिर भी कहा, तुम मुझे पढ़े लिखे लगते हो और तुम्हें लगता है कि मैं अपने बेटे को फ्रेम करूंगा और अपने बेटे से मैं खुंदक खाता हूंगा। मैं कोई खुंदक नहीं खाता, मेरा इकलौता लड़का है, मेरे मरने के बाद सब कुछ इसका, मैं क्यों उसको फ्रेम करूंगा? अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो आओ मेरे साथ। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाई जो उनके घर के बाहर की थी। बाहर उनके 2 कुत्ते रहते थे एक जमाने में। अब जब वो इस घर में आया था तो दोनों में से एक भी कुत्ता मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा, इन कुत्तों को बेरहमी से मरते हुए देखना अब तुम। उसने देखा कि एक ईंट उठाई, समय ने ईंट उठाई और कुत्तों के दे करके मार दिए, दोनों कुत्तों को मार दिया। वो कुत्ते जो समय को ही एक वक्त पर सबसे ज्यादा प्यारे थे। ये फुटेज काफी थी ये प्रूव करने के लिए कि समय सचमुच पागल है, उस पर कोई भी पोजेशन नहीं है। समय के फादर ने कहा, मिल गया जवाब। अभी भी मन में एक डाउट है तुम्हारे, मैं देख रहा हूं, और डाउट है रिधिमा को लेकर के ना। तो चलो आज मैं तुम्हें उससे भी मिलवा देता हूं और बताओ, वहां जाओ, मुझे प्रूव कर दो कि इसने काला जादू किया है। प्रूव भी नहीं कर सकते ना, प्रूव भी नहीं कर सकते तो कोई एक ऐसी चीज दिखा दो उसके घर के अंदर अनयूजुअल, कोई गुड़िया, कोई ऐसी सी घुसी गुड़िया, कोई ऐसे काले जादू का सामान, यहां पर बिल्ली के बाल वगैरह या मरा हुआ कोई चूहा, मरी हुई छिपकली, या फिर इस तरीके की कोई भी चीज, या फिर अपवित्र चीज ही दिखा दो। वो लड़की तो सात्विक है, इसका मतलब वो लड़की प्योर वेजिटेरियन थी, भगवान को मानने वाली लड़की थी। वो इस तरीके से वो पूजा पाठ करती थी उनके हिसाब से। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें तब भी कुछ ना मिले तो एक काम करना, उसके मंदिर को छान मारना, उसके मंदिर में तो कुछ मिलेगा, अजीब वगैरह मिलेगा तुम्हें, वो दिखा देना, हम लोग तब मान जाएंगे। इस वक्त पर विष्णु का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बिल्कुल गिर चुका था। वो गए जरूर, समय के फादर के साथ रिधिमा के घर पे गए। बेल बजी तो एक काफी सुंदर लड़की और काफी मॉडर्न लड़की बाहर आई। वो ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल इधर संस्कारों का चोला उसने पहन रखा हो, या फिर बिल्कुल ये कहे कि सर पे इधर पल्लू लगा लिया ताकि दूसरे इंसान को शक हो जाए कि ये लड़की एक्टिंग कर रही है। नहीं, वो लड़की मॉडर्न थी। उसने यहाँ पर शॉर्ट्स पहन रखे थे, इसी के साथ में एक टॉप डाल रखा था, और कहीं जाने की वो तैयारी कर रही थी। देखकर ऐसे ही लग रहा था कहीं जा रही होगी। जैसे ही गेट पे बेल बजी, उसने गेट खोला। गेट खोलते देखा समय के फादर, तो उन्होंने कहा, नमस्ते अंकल, बताइए मैं कैसे आपकी खिदमत करूं? उन्होंने कहा, बेटा ये समय के दोस्त हैं, एक बार तुमसे मिलना चाहते थे। अगर तुम कहीं जा ना रही हो तो हम आ जाए, तुमसे बात कर लें। उसने कहा, अंकल बड़े बुजुर्गों के लिए तो जान भी हाजिर, जाना ना जाना कौन सी बड़ी बात, आइए ना। और विष्णु को भी कहा, आप भी आइए प्लीज, सर आइए आप अंदर। वो भी अंदर आए। विष्णु उसकी चकाचौंध में खो गए। ऐसा नहीं कि उसकी खूबसूरती को देखकर वो पागल हो गए, नहीं, वो सब चीजें अलग हैं, वो साइड है। लेकिन वो लड़की जितनी अच्छे से बात कर रही थी, कोई दूर दूर तक नहीं कह सकता था कि ये लड़की काला जादू कर सकती है। उसने पूछा, आपकी टांग पे कैसे चोट लगी और आप समय को कैसे जानते हैं? तो वही उन्होंने भी बहाने वाने बना दिए कि मेरे बचपन का दोस्त था और मैं काफी टाइम से मिला नहीं था उससे, तो अब मुझे मालूम चला वो पागल खाने में है, तो इसलिए मैं मिलने आया। इसी वक्त पर विष्णु ने कहा, मैं एक बार आपके मंदिर में जा सकता हूं क्या? मुझे पता नहीं क्यों लेकिन आपके मंदिर से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है।
उसने कहा हाँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले धूप बत्ती जलाई है और इस ब्रांड की ये धूप बत्ती है। उन्होंने कहा नहीं, एक बार आपका मंदिर देखना है मुझे, और अंकल ने बताया था कि आपके मंदिर का डिजाइन काफी अच्छा है। उसने देखा अंकल की तरफ तो उन्होंने कहा हाँ बेटा मैंने बताया था। वो गए मंदिर में, उन्होंने यहाँ पे हाथ वाथ जोड़े और ऊपर ऊपर से नजरें घुमाई और देखने की कोशिश की कि यहाँ पे कुछ अजीब तो नहीं, लेकिन भगवान की मूर्ति थी वहां पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, देख करके नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। लेकिन सिर्फ मंदिर होना या फिर उधर सिर्फ धूप जलाना ये काफी नहीं होता ये प्रूव करने के लिए कि एक आदमी काला जादू नहीं कर रहा। काले जादू के अंदर मंत्रों का उच्चारण भी ओम से शुरू होता है। अब आप देखते होंगे इन अघोरियों को या इन तांत्रिकों को, ये भी काला जादू करते हैं, ये शिव भक्ति भी करते हैं और एक काला जादू भी करते हैं। तो इससे ये चीज साबित नहीं होती कि अगर एक आदमी पूजा पाठ कर रहा है या मंदिर उसके घर में है तो वो काला जादू नहीं कर सकता। लेकिन इसको समझने के लिए विष्णु अभी उतने मैच्योर नहीं थे। वो आकर के बैठ गए, उसने नॉर्मली बात करी और यही सब बातें चल रही थी। उसने कहा अंकल मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आपके लिए चाय बना देती हूँ। उसने कहा हाँ बेटा बना दो। चाय बनाने वो गई, उन्होंने बात करी इससे विष्णु से और कहा हाँ भाई अब भी यही बोलोगे कि ये लड़की यहाँ पे काला जादू करती है? कुछ दिखा तुम्हें उसके मंदिर में, कुछ लगा तुम्हें इस घर में, कुछ लगा उसके पहनावे में, माला वगैरह पहनी होगी उसने या मोटी बिंदी लगाई होगी अगर काला जादू करती तो, या फिर उसका बैग चेक कर लो, ये बैग रखा हुआ है इसमें कुछ मिल जाए। वो किचन में गई हुई थी तो चोरी छुपे से बैग देखा, बैग में कुछ नहीं था, एक डीओ था और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स, बस कुछ नहीं मिला। वो लड़की चाय लेकर के आई और चाय उसने टेबल पे रख दी। अब जब उसने चाय रखी टेबल पे, यकीन मानो इस मूवमेंट पर विष्णु भूल चुका था कि उसे रिधिमा के घर का कोई भी खाना नहीं खाना। रिधिमा ने साफ कहा उस लड़के को इस चाय को आप जरूर पीजिए, ये असम से आई है। अब असम की चाय काफी फेमस होती है, जानते हैं आप लोग। तो उसने कहा अच्छा जी मैं पीता हूं। वो उस लड़की की चकाचौंध में पहले से ही खोया था और वो चाय को पी गया। अब ये चाय पीना उसके ऊपर कितना घातक साबित होने वाला था इसका अंदाजा उसको नहीं था। चाय पी के वो वहां से बाहर निकला और उसके फादर को उसने यहाँ पे सॉरी कहा और कहा अंकल मैं एक पागल की बातों में आ गया, मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, लेकिन यकीन मानो मैं अपने बेटे से नफरत नहीं करता। उन्होंने कहा हाँ जी अंकल मुझे इजाजत दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मुझे इजाजत दीजिए। वो चला गया। घर पे जब वो अपने आया तो घर पे आकर के उसने एक बहुत बहुत अजीब चीज नोटिस करी और ये अजीब चीज ये थी कि उसकी बीवी पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। अब काला जादू अगर हुआ भी होगा तो विष्णु पे हुआ होगा, उसकी वाइफ पर तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि भाई एक इंसान को इधर कुछ खिला दिया गया तो पूरी फैमिली पागल हो गई, नहीं ना। लेकिन उसकी बीवी यहां पर अजीब हरकत क्यों कर रही थी और विष्णु यहां पे नॉर्मल क्यों था, ये उसे समझ नहीं आ रहा। उसकी बीवी दीवार को देखते हुए कह रही हाँ जी हाँ आप कल आइए और ना कल मैं आपसे बात करती हूँ। दीवार पे कोई था भी नहीं, कौन हो सकता है दीवार पे, कोई कैलेंडर भी नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई घड़ी नहीं, लेकिन वो दीवार से बात कर रही। अचानक हंसने लगी, अचानक रोने लगी, कभी तो अपने बालों को पकड़ के खींचती और कभी बिल्कुल यहां पे सहम के बैठ जाती। विष्णु को ये चीज बहुत अजीब लगी। वो चिल्लाया अपनी वाइफ पे, पागल हो गई हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा, और तुम ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। उसकी वाइफ ने जो उसे कहा इसे सुन के उसके होश फाख्ता हो गए। उसने कहा जब उस लड़की ने तुझे मना किया था कि समय के मामले में दखलंदाजी मत दे तो तू कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाते हुए वहां क्यों गया। अब उसकी वाइफ काफी संस्कारी थी, गाली गलौज तो छोड़िए तू तड़ाक भी नहीं करती थी। आज उसने ऐसे बोला। 2 कदम तो एक बार को विष्णु पीछे हुआ और वो संभलना चाहता था, वो जानना चाहता था कि कहीं ये सपना वगैरह तो नहीं। वो इसी चीज में खोया था कि इतने में उसकी वाइफ ने कहा ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है, तूने पंगा लेकर के बहुत बड़ी गलती करी। तुझे क्या लगता है
तू जाएगा, मेरे मंदिर को चेक करेगा, मेरे बैग को चेक करेगा, बुढ़े को लेकर के आएगा और तुझे लगता है कि तुझे सब पता चल जाएगा। तुझे क्या लगता है मैं ऐसे ही जाने दूंगी? तेरी बीवी 6 महीने की प्रेग्नेंट है ना। एक काम कर, अगर तू इसके बच्चे को बचा सके तो बचा ले, और उसके बाद में अगर तू अपनी बीवी को बचा सके तो भी बचा ले। तेरे को खुली चुनौती है, 2 दिन के अंदर अंदर इसका बच्चा गिर जाएगा और उसके बाद मरेगी ये। जा, तुझे पूरी बात बता दी, जो कर सकता है कर ले। इसके बाद में उसकी वाइफ बिल्कुल नॉर्मल, और वो बस अपनी वाइफ की खिदमत में लग गया। उसने कहा तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें ला के दूंगा, और तुम्हें बेड से उठना नहीं। उसने कहा ठीक है, नहीं उठूंगी। और सीढ़ियों वगैरह से चढ़ना उतरना उसने बंद कर दिया था, क्योंकि बोल दिया था इधर साफ साफ विष्णु ने। लेकिन कोई इंसान 24 घंटे बिस्तर पे तो रहेगा नहीं। अब इंसान उठेगा, बाथरूम जाएगा, नहाएगा, धोएगा, नॉर्मल से तो काम करेगा। वो उठ के 1 दिन बाद बाथरूम में गई और वहां उसका पैर फिसला और पेट के बल डायरेक्ट। उसके बाद नतीजा आप जानते हैं। डॉक्टर ने कह दिया ये कभी मां नहीं बन पाएगी। उसे अब रिधिमा से बदला चाहिए था, क्योंकि रिधिमा उसके परिवार के भी पीछे थी, समय की भी जिंदगी को बर्बाद कर चुकी थी। काम पे वो जाता था तो वो देखता था कि समय हाथ जोड़े दूर से खड़ा रहता था, और अभी भी वो यही सोचता था कि ये आदमी मेरी मदद करेगा। वो समय को आश्वासन देता था रुक जाओ, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। लेकिन वाइफ का यहाँ पे जो था, प्रेगनेंसी फेल हो गई थी। ये चीज जो थी ये उसके लिए इजी नहीं थी, ये काफी मुश्किल वक्त था उसके लिए। उसने सोच रखा था कि वो कभी भी रिधिमा को डायरेक्टली फेस नहीं करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट जाएगा तो कोई सबूत सामने नहीं आएगा। लेकिन चाय तो उसने रिधिमा के घर पे पी थी, उसकी वाइफ को तो कुछ होना नहीं चाहिए था। उसने पूछा भी कि एक मॉडर्न सी दिखने वाली लड़की आई थी क्या तुम्हारे पास में? थोड़ा हुलिया बताया, लंबी नाक, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पे एक बहुत खूबसूरत स्माइल, रंग गोरा था। कुछ ऐसी लड़की आई थी क्या यहाँ? उसने कहा नहीं जी। तुम्हें उसने कुछ दिया था? उसने कहा नहीं जी। मम्मी को, बहन को? नहीं। उसके पास में कोई जवाब ही नहीं। कुछ 2 दिन में तुमने उल्टा सीधा खाया था? उसने कहा नहीं। अब इस ना से वो किस नतीजे पर पहुंचे, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। इस बात को 1-2 दिन ही बीते थे उसकी वाइफ की इधर जो प्रेगनेंसी फेल हुई थी, कि इसके बाद में उसकी तबीयत और खराब। अब वो अपने आप को जलाने की कोशिश करती, अपने मुंह को छीलने की कोशिश करती, इधर अपने पति को गालियां देती, अपनी सास को गालियां देती, और अकेले में अपने पति को कहती कि तू देखेगा तेरी बीवी की मौत अपने आंखों से, और जितना समय पागल है ना उससे दुगनी पागल होके मरेगी ये, और बहुत जल्दी मरेगी। ज्यादा तेरे को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद में नंबर तेरी बहन का भी तो है, फिर तेरी माँ का भी। तो रुक जा, तू देखता रहे। उसने यहाँ पे दवाइयां वगैरह दी, केमिस्ट तो था ही वो, तो उसको मालूम था कि कौन सी दवाई क्या देनी। दवाइयां दी, बट दवाइयों से कोई असर नहीं। उसने यहाँ पर एक अघोरी से बात करी, अघोरी के पास भी लेकर गया और कहा भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये सब कुछ घर परिवार में हो रहा है, आप बताइए। उसने कहा ठीक है, अगर तुम ये बात कह रहे हो कि काला जादू है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये जानना होगा कि ये काला जादू किसने करवाया है और क्या खिलाया है। अगर ये दोनों जवाब मुझे मिल जाए तो मैं मदद कर दूंगा। एक तो जवाब था कि रिधिमा ने करवाया है, लेकिन क्या खिलाया है, किस वक्त पे खिलाया है, ये नहीं पता। और उसने कहा कि अगर मैं इस काले जादू को उतारने की कोशिश करूंगा तो तुम्हारी बीवी को इतनी प्रताड़ना होगी कि वो मर भी सकती है। उसका शरीर अभी ये झेलने लायक नहीं है, अभी प्रेगनेंसी तो फेल हुई थी उसकी। तो उसने कहा ठीक है। कहीं ना कहीं विष्णु को विश्वास था कि वो नतीजे पर पहुंच जाएगा और दवाइयों से वो ठीक कर देगा। दवाइयां वो इधर स्लीपिंग पिल्स भी देता था कि कम से कम ये रेस्ट तो करे। घर में एक अलग ही माहौल था। उसकी माँ काफी ज्यादा उदास रहती थी कि न जाने क्या आफत आ गई घर पे, अचानक से ऐसी बहू की तबीयत कैसे खराब हो गई। लेकिन वो सच भी नहीं बता सकता था कि उसने यहाँ पे क्या आफत मोल ली है। वो दवाइयां वगैरह देता था। एक बार वो अपनी दुकान पे गया था, काम कर रहा था। समय आज भी उसको बहुत नदीदों की तरह देख रहा था। वो अपने काम में मशगूल था कि इतने में उसकी माँ का कॉल आया, बेटा
बहू ने अंदर से कमरा बंद कर लिया है और उसके चीखने की आवाज आ रही है। बेटा हम यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों को नहीं बुला सकते, बहुत बदनामी होगी, तू बेटा जल्दी से आजा और आकर के देख ले। अब उन दो औरतों के लिए वो दरवाजा तोड़ना आसान काम तो नहीं था, तो इसलिए विष्णु को ही आना था। विष्णु आया तो वो सुन रहा था कि उसकी वाइफ जो है अंदर से चिल्ला रही है, बहुत तेज तेज चिल्ला रही है, इसी के साथ में उल्टी भी कर रही है। पता नहीं उसको क्या हो गया था। उसने गेट को यहां तोड़ने की कोशिश करी, इतने में एक कंप्लीट साइलेंस उसे महसूस हुई। उसकी वाइफ बिल्कुल चुप हो गई थी। उसे लगा शायद ये सो गई हो, क्योंकि दवाइयां तो वो देता था तो असर हो सकता था, लेकिन वो लगातार अभी भी गेट को तोड़ रहा था और यही सोच रहा था कि उसकी वाइफ ठीक हो। जैसे ही उसने गेट तोड़ा और गेट तोड़ करके वो अंदर गया तो उसने देखा उसकी बीवी पंखे से लटकी पड़ी है, वो मर गई थी। वही हुआ जो रिधिमा ने कहा था कि अपनी बीवी को बचा सकता है तो बचा के दिखा। उसकी बीवी उसके रहते हुए, घर में दो परिवार वालों के और रहते हुए भी मर गई। अघोरी पर भी गया तब भी कोई नतीजा उसके पास में नहीं निकला, और वहां पर उसने देखा तो खून की उल्टी उसकी बीवी ने कर रखी थी। इस वक्त पर विष्णु समझ चुका था कि अगर मुझे किसी भी तरीके से समय को बचाना है तो समय को सबसे पहले तो पागल खाने से बाहर निकालना होगा। इसी के साथ में मुझे किसी ऐसे ज्ञानी आदमी का सहारा लेना होगा जो यहां पर इस काले जादू को तोड़ने में निपुण हो, क्योंकि ये काला जादू जो था ये उस अघोरी के बस की बात तो नहीं थी जिस पर वो गया था। इत्तेफाक मान लो या कुछ भी मान लो, जिस अघोरी पर वो गया था उस अघोरी को रिधिमा जानती थी। रिधिमा ये भी जानती थी कि वो आएगा, या तो इस पर आएगा या उस पंडित पर आएगा, किसी पर भी आएगा। उसके लिंक्स समझ लो या कुछ भी समझ लो, उसने इन लोगों को ऐसे खरीद रखा था कि ये लोग कभी भी रिधिमा के अगेंस्ट नहीं जाते थे। ये लोग बिकाऊ थे, अच्छे खासे बिकाऊ थे, क्योंकि अघोरी अगर चाहे तो उस काले जादू को रिवर्स कर सकता था। बिना किसी बात के रिवर्स कर देता। वो अपनी वाइफ को लेकर के आ जाता, वाइफ को लेकर आता, कहता इस पे काला जादू हो रखा है, रिवर्स कर दो। जिसने करा होता उस पे वो काला जादू उल्टा लग जाता, उसकी मौत हो जाती। लेकिन उसने कहा मैं नहीं कर सकता, उसने बातें बना दी और वाइफ उसकी मर गई। इस बात का पता विष्णु को बाद में चला था। तो इसके आगे जो हुआ वो मैं इस वीडियो के फाइनल पार्ट के अंदर कल बताऊंगा कि किस तरीके से समय बच पाया, किस तरीके से विष्णु बच पाया, और अभी कितने लोगों को और मरना था। रिधिमा का सच जब सबके सामने आया तो सबके होश कैसे उड़े, और रिधिमा कभी पकड़ी भी गई या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आपको कल मिलेंगे। तो कल तक का आप इंतजार कीजिए और मैं कल इसका फाइनल पार्ट ड्रॉप कर दूंगा। बाकी अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के जरिए भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। बाकी मिलता हूं कल आपसे इस वीडियो के फाइनल पार्ट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।